मारो बेटो दिवा दो साहब। कहाँ है आपका बेटा? एक झाड़ से लटके हुए पिछला 1.5 साल से। झाड़ से? जी साहब, झाड़ से। 27 अगस्त 2015 को एक बूढ़ी माँ 70 किलोमीटर की दूरी तय करके एक पुलिस चौकी पहुंची। उसकी शिकायत थी कि पिछले 18 महीने से उसके बेटे का शव एक पेड़ पर लटका है। क्या मजबूरी रही होगी इस माँ की जो वो इतनी लाचार थी, और क्यों एक मृतक के शरीर के साथ इस तरह का निर्मम बर्ताव हो रहा था। हमारे देश में आज भी ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जिनके 70 किलोमीटर तक के रेडियस में भी कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जहां कानून व्यवस्था नहीं होती है वहां पर लोग अपने कानून खुद बना लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बूढ़ी मां के साथ भी। सरपंच जी, खम्बा गड़ी साहब। सरपंच जी, उस बुढ़िया ने कोई काम धंधा तो है नहीं। पहले दिन रात अपने बेटे की लाश के नीचे बैठी रहती थी और अब घूमते घूमते शहर पहुंच गई और वहां से पुलिस ले आई। सरपंच जी, ये बात एकदम बर्दाश्त से बाहर है कि हमारे पुरखों के बनाए हुए रिवाज पे कोई टांग अड़ावे। यो साहब, मारो कांजी। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? कुछ करने से पहले इजाजत ली है क्या? आप कौन? बड़े भाई लागे सुमे इसका भाई से। ये टेकपुर है, यहाँ का कानून आपकी किताबों में ना मिलेगा। और गांव में तो घुस गए पर यहाँ के मामलों में ना घुसने देंगे आपको। गांव को मान लो। अरे यो मारो बेटो तो, कांजी मारो बेटो तो, सारा भाई तो यो साहब। मारो बेटो चावे। 9 महीना तक अपना खून से इन बेटा ने पाले। आज 18 महीना से यो पेड़ पे टंग रहे थे। सब लोग अपना रास्ता भूल गया, अपना रिश्तों कांजी से भूल गया। अरे रिश्तों से बड़ा होया रिवाज, हाँ? 1-2 रिश्तों की अहमियत तो कोई नहीं को। और तू इन सब मामलों में मत पड़ मां। बोल दे रहा हूं मैं तेरे को, तू कुछ मत कर। कौन न चालू मैं? मारो बेटो छो। गणी खम्मा, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं ब्रजेश्वर प्रसाद, इस गांव का सरपंच, आपकी सेवा में हाजिर। सरपंच जी, हमें कंप्लेंट मिली जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इस बॉडी को नीचे उतारें और थाने ले जाएं। आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है दरोगा साहब, पर ये लाश आपके लिए तब तक हाजिरी न लगा पाएगी जब तक कि घरवाला ने मोहताना के पैसे ना मिलेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं।
मौताना यानी मौत का मुआवजा। मौताना राजस्थान के भील समुदाय की बनाई हुई एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर मजदूरी करते वक्त किसी की मृत्यु हो जाए तो उस जमीन के मालिक को मरने वाले के परिवार को हर्जाना देना पड़ता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा ने एक भयानक रूप ले लिया। अब मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका हर्जाना वसूल नहीं हो जाता, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज जहां एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में ऐसे कई गांव और प्रांत हैं जो रूढ़िवादी और झूठी परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और मौताना भी एक ऐसी ही प्रथा का नाम है। कांजी के भाइयों को भी मौताना से मिलने वाली रकम का इंतजार था, लेकिन इस बार ये इंतजार 18 महीने का हो चुका था। कि कांजी की मौत कैसे हुई? नशेड़ी था, नशे की हालत में क्या कुछ कर जाता था कुछ पता नहीं चलता था। नशे और परेशानी ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं एक माँ की परेशानी नू अच्छी तरह से समझू, पर क्या करूं? पुरखों की पुरानी परंपरा है, कैसे तोड़ूं? ये सब झूठ बोले हैं साहब। हमारा बेटा ने खुदकुशी को नहीं करी। आप गांव के सरपंच हैं, आपको तो कम से कम कानून की समझ होनी चाहिए। उल्टा आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अब जिस कानून की बात कर रहे हो ना दरोगा साहब, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आपकी चौकी पर खत्म हो जाता है। ये हमारे बाप दादाओं ने अपने हाथों से ये गांव बसाया है, और इस गांव के अंदर उनका ही कानून चलता आया है, उनका ही कानून चलता रहेगा। अगर आपको पकड़ना ही है ना तो जाओ उस जाकर रतन को पकड़ो। रतन? ये रतन कौन है? अरे वही कमीना जिसकी वजह से कांजी मारा गया। वो उसी के खेता में काम करता था। वो सुबह शाम उस पर बड़ा जुल्म करता था, मारता पीटता रहता था। गायब होने से एक दिन पहले तक वो उसी के खेता में काम कर रहा था। उसी ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब मौताना की बात आई तो गायब हो गया कहां से। साले काम चोर इसे किस बात के लेता है? सोने के? आज मैं तन्ने तब तक मारूंगा जब तक थारे बदन से खून और आंखों से नींद दूर ना हो जाए। उठाकर फेंक दो साले को बाहर। मारो जितना हिसाब बनता जाओ, पहले मुझे लौटा दो तो मैं चला जाऊं। हिसाब की तो तू बात ही मत कर कांजी। तने जितना हमारा नुकसान करवाया है ना, उल्टे भारे पीछे थारे पे निकलेंगे। मालिक, जितना मेरा पैसा बनता चल उतना ही मांग रहा हूं, नहीं तो मरबा के बाद हमारी लाश तो देना पड़ेगा। यही वजह थी कि कांजी ने खुदकुशी कर ली। परिवार चलाना मुश्किल था, कर्ज में दबा हुआ था, और रतन के जुल्मों को कब तक सहता। ये रतन मिलेगा कहाँ? भवानी मंडी भाग गया था, लेकिन अभी भी उसका घर और जमीन यहाँ पर है। कहाँ तक भागेगा साल, कभी ना कभी तो आवेगा। और जब तक रतन खुद आकर के पैसे मतलब मौताना नहीं देता तब तक लाश ऐसी टंगी रहेगी पेड़ पे। ये तो हमारे गांव का रिवाज है। एक रिवाज हमारा भी। हम भी गलत काम करने वाले को ऐसे ही लटकाते हैं फांसी पे। ये कांजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो गलत है। सूर्यभान, ये केस सिर्फ छोटे गांव में आत्महत्या का नहीं है, गांव वालों की मान्यताओं का है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को वो इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। मुश्किल ये है कि हम चाह रहे हैं, गांव वालों से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर कांजी को गांव से बाहर निकालना है तो हमें भी अपनी ताकत गांव वालों के बराबर करनी होगी। सर, अगर आप कहें तो मैं एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम करूं। हाँ बिल्कुल सर, करो। बैठो जल्दी, चलो। एक्स्ट्रा फोर्स तो हमें मिल जाएगी सूर्यभान, पर शायद इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। ये गांव भी तो कुछ ज्यादा दूर है अपनी चौकी से। तुम्हें क्या लगता है, कांजी को आत्महत्या करने के लिए किसी ने उकसाया होगा क्या? हो सकता है। साहब जी, कान्जी मोटी चमड़ी का था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की हो। कान्जी को जरूर किसी ने मारा है, और साहब बलि का बकरा बनने बना दिया, इसीलिए मैंने गांव छोड़ना पड़ा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कान्जी को किसी ने मारा ही होगा? जब मैंने कान्जी को नौकरी से निकाला तब वो 1 महीने तक गायब था। मैंने सोचा
उसने किसी और जगह काम पकड़ लिया होगा और रात दिन दारू पीकर वहीं पड़ा रहता होगा। पर साहब जी, अचानक उसके बारे में एक दिन एक खबर मिली। क्या बात है सरपंच जी, यो हमारे घर के आगे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हम लोग यहाँ पर कांजी की मौत का मौताना वसूलने आए थे। सारी हैसियत के हिसाब से ज्यादा ना है, सिर्फ 11 लाख रुपए है। मारे से किस बात का मौताना? ना यो कांजी हमारे यहाँ काम करे था और ना इसकी लाश हमारी जमीन से मिली है। अरे क्यों झूठ बोले से रतन, मन्ने अच्छे तरीके से मालूम है कि कांजी थारे खेतों में 1 महीने पहले काम करता था और जिस दिन तूने उसको मार पीट के निकाला उस दिन से वो गायब है। तन्ने मार दिया कांजी को रतन, तारी मार की वजह से उसने आत्महत्या कर ली और उसने जो कुछ भी कहा था तन से वो मन्ने अच्छे से मालूम। और तू ही मौत का जिम्मेदार है कांजी का, और 11 लाख रुपए तन्ने ही देने पड़ेंगे रतन। मैं 1 रुपये को नहीं दूं। थे कान खोल के सुन दो सरपंच जी, कांजी को एक भी पीसो मारे ऊपर कौन नहीं निकले, बात खत्म। साहब जी, एक बोरी में खुद को बांध के फिर एक पेड़ से लटक कर कौन मरता है? और जहां कांजी की लाश मिली वहां उसकी लाश 1 दिन पहले तक क्यों नहीं थी? और अगर उसी दिन वो लाश उस पेड़ तक पहुंची तो कांजी 1 महीने तक कहां था? साहब जी, ये 100% मर्डर है। ये लोग मुझे फंसाकर हमारा रुपया लूटना चाहते हैं और ये रुपया 4 लोगों में बटेगा, पंचायत, कांजी की घरवाली और उसके 2 भाइयों में। साहब जी, हो ना हो इनमें से ही मारा किसी ने कांजी को। रतन के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि मुआवजे की रकम हत्या का प्रमुख कारण लग रहा था। इसलिए उस रकम के जितने भी दावेदार थे पुलिस ने उन सब की छानबीन शुरू कर दी। साहब, ये सब पन्ना के कारण हुआ है। मेरा बेटा कांजी पन्ना को बहुत प्यार करता था, पर शायद ये सब पन्ना के लिए काफी नहीं था। अगर वो भी चाहती तो क्या अपने पति को 18 महीने तक एक झाड़ से लटका रहने देती? कांजी को ऊपर लटकाने में कई लोगों के ईमान नीचे गिरे हैं। कांजी की माँ को कांजी की पत्नी पन्ना पे डाउट है। रतन ने भी इशारा पन्ना की तरफ किया था। ये पन्ना का मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ लग रहा है। कांजी शराबी था साहब, पीने के बाद वो क्या करेगा इस बात का कोनो भरोसा ना था। हो सकता है शराब पीकर खुद ही लटक गया हो पेड़ से। एक आदमी ने खुद को बोरी में डालकर पेड़ से लटका लिया और सुसाइड कर लिया। ये जितने भी लोग इस फालतू के लॉजिक को सच बता रहे हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। इन पर नजर रखो सूर्यभान, हम इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर, जी साहब, कांजी की पत्नी पन्ना और उसके बहनोई सियाराम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, इसका मतलब कांजी की पत्नी पन्ना का चक्कर सियाराम के साथ चल रहा है। एक तरफ तो कांजी की लाश कब्र में दफन भी नहीं हुई और दूसरी तरफ हमारे सामने हर रिश्ते का सच कब्र खोद के निकल रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं जिसकी हमें तलाश है?
हो सकता है सर। एक विधवा का एक बच्चे के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना क्या होता है साहब, वो आप ना समझ सकोगे, क्योंकि हमारे समाज में तो औरतों पे कीचड़ उछालने से मर्दानगी साबित हो गए। सियाराम ने मारे में दिलचस्पी दिखाई और कांजी के जाने के बाद मुझे भी किसी का सहारा चाहिए था। हम दोनों की ज़रूरतें मेल खाती थी और यही कारण था कि हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद तुमने रिश्ते बना लिए? वो हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है। कांजी भी हमारा ख्याल रखता था, पर सियाराम उससे भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है और इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। पन्ना को ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि सियाराम उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। अब पता ये करना होगा कि सियाराम पन्ना प्रेम गाथा कांजी की मौत के बाद शुरू हुई या कांजी की मौत के पहले से ही? हुकुम साहब, हमारे को क्या लेना देना कांजी की मौत से, और उससे भी उसके पत्नी के साथ मैं पिछले 1 साल से ही हूँ, मतलब कांजी के मौत के 6 महीने बाद से। और आपको अगर ये जानना है ना कि कांजी ने आत्महत्या किया कि उसका खून हुआ, तो ये बात आपको कांजी के भाई केदार और भानु ने पता चलेगा। क्योंकि लाश सबसे पहले उन्होंने देखी हो और उनने बोलियो गांव वालों ने कि कांजी ने आत्महत्या कर लियो। हाँ साहब, सबसे पहले भानु और केदार ने देखा था, उन लोगों ने फिर हम सबको बताया, फिर हम लोग लाश लेकर रतन के घर गए मोताना मांगने। भानु और केदार दोनों के ऊपर बहुत कर्ज है साहब। कांजी 19 था तो ये दोनों भाई 20। तुम दोनों ने साथ मिलकर कांजी को ऊपर लटकाया, मगर वो बोरी में डाले जाने से पहले मर चुका था। आप क्या बोल रहे हो? कहीं को नहीं समझ में आ रहे हो साहब। कोई बात नहीं, ये सुनने की आदत है हमें। ये केस सॉल्व होना हो, मगर तुम दोनों के मौताने में हमारा हिस्सा पक्का है। साहब मैं सब बता दूंगा साहब। मारो मत साहब, मैं सब बता दूंगा। बता। साहब ये बात सच है कि हमारे ऊपर बहुत कर्जो है, गांव में हर आदमी के ऊपर कर्जो है साहब, पर मैंने कांजी को ना मारियो साहब। तो फिर किसने मारा? साहब वो उस दिन कांजी को 3 दिन से कोई पता ना है। तमाया बात करके गए थे। तमाया बताओ सरपंच जी। तारा भाई मिल जाएगो, पहले हमारे साथ चलो, हमारे कुआं ने साफ करके आओ। चलो चलो सर, ठीक है चलो। सरपंच ने हमें कहा कि ये लाश हमारी सारी मुसीबतों ने ख़त्म कर सके है। हमें भी लग गया कि शायद हमारी किस्मत को इसी लाश की तलाश थी। मुताना के पैसे से सारे कर्ज दूर हो जाते साहब। सूर्यभान, लाश सरपंच के कुएं के पास मिली। हो सकता है पहले सरपंच ने कांजी को मारा और फिर अपने कुएं के आसपास दफना दिया, और फिर इन दोनों भाइयों को उसने जानबूझकर कुएं की सफाई के लिए बुलाया, और जब सफाई के दौरान इन दोनों को कांजी की लाश मिली तो उसने इन्हें अपने प्लान में शामिल कर लिया। पर कांजी और सरपंच में कनेक्शन क्या हो सकता है? हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे सरपंच, ये 2 भाई और कांजी की पत्नी पन्ना। बाकी सबका तो पता चल गया, बची पन्ना। तो चलो अब पन्ना के भी पन्ने खोल डालते हैं। चलिए, हमने पिछले 2 साल के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ डाले। कांजी की लाश भी हमें सरपंच के कुएं में दबी मिली, जिसे बोरी में डालकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। देखो पन्ना, देर सवेर हमें सारी बातें पता चल ही जाएंगी, इसलिए अगर कुछ छुपा रही हो अभी भी वक्त है। कांजी की जिंदगी सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चलती थी साहब, पहला दारू और दूसरा कर्ज। ये तो खाली हो गई कांजी, और पिएगा? एक काम कर, अपनी घरवाली ने लेके आ, और जोर से भूख लग रही है। वो हमारे लिए खाना बनाएगी और मैं तेरे लिए दारू लेके आता। चल खड़ा। गाड़ी कम है मालिक। मालिक ये रही हमारी लोकाई, खाना एकदम चौको बनावे मालिक। अरे वो तो हम इससे बनवा ही लेंगे, हमारे को जो बनवाना है। तू ये दारू पी पी। मैं इसको रसोई दिखा के आता हूँ।
अगले दिन जब कांजी को सब समझ में आया, वो सीधा सरपंच के घर उससे लड़ने पहुंच गया। ये क्या किया तने मारे साथ? तने मारे को धोखा देके मारी लुगाई के साथ। देख, अरे तारे को बोला तो था कि मन्ना भूख लगी है, और ऐसे वक्त पे किस चीज की भूख लग सकती है बता? अरे शराब के बाद सवाब की भूख होती है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? चल खड़ा हो, खड़ा जो बैठ बैठ। हाँ इधर देख, अरे इधर देख, मारे 2 लाख रुपए तारे पास है। मन्ने मांगे के नहीं ना? मन्ने भूख होती है सवाब की, तुम्हारी भूख शांत कर, मैं तारी भूख शांत करूंगा। बहुत अच्छा सौदा बता रहा हूं। चल ये ले 20 रुपए और ये ले दारू। अरे रख ले, चल। कांजी मेरी फिक्र करता था साहब, हमारे से प्यार भी बहुत करता था, पर कभी कभी ये नशा प्यार, रिश्ते, इंसानियत, इन सबको खोखला कर देते हैं। कांजी नशे में डूबता जा रहा था। सरपंच ने उसकी कमजोरी पकड़ के उसे शांत कर दिया था। सरपंच रोज आता था और वो रोज मेरे साथ। हम जात से भी छोटे और पैसे से भी गरीब है साहब। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा, पर जिस दिन कांजी गायब हुआ उसके ठीक 2 दिन पहले अपनी जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। तू परेशान ना हो। देख देख, मन्ने दारू छोड़ दी है, भले ही मन्ने भूखों मरना पड़े, पर तन्ने सरपंच की भूख ना बनने देंगे। ओ कांजी, तुझे सरपंच साहब ने अभी के भी बुलाया है। तू अपनी बोतल उठा और उन्हें अपनी उठाने दे। निकल जा यहाँ से और जाके कहते अपने सरपंच से उसकी और मेरी यारी दोस्ती खत्म। 2 दिन में उसके 2 लाख रुपए उसे ला के दूंगा, और उसके बाद यहाँ आने की हिम्मत ना कर। जा निकल जा। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आया साहब। आई तो कांजी की खबर। आप मेरी बहन से क्या पूछताछ कर रहे हैं? अरे पूछताछ करनी है तो उनसे जाकर कीजिए, जो सब बातों का जिम्मेदार है। जब किसी गरीब का फायदा उठाकर उसका शोषण किया जाता है तो नुकसान सिर्फ उस गरीब का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है, क्योंकि ये सोच समाज की उस विकृत मानसिकता को दर्शाती है जिसे अब सुधरने की जरूरत है। गांव का सरपंच भी इसी मानसिकता का शिकार था। उसने अपने रुतबे और स्थान का फायदा उठाकर एक गरीब औरत का शोषण किया, और जब कांजी ने इस बात का विरोध करना शुरू किया तो जाहिर है सरपंच को यह बात हजम नहीं हुई होगी। लेकिन क्या सरपंच ने ही कांजी को अपने रास्ते से हटा दिया? अम्मा जी, पोस्टमार्टम के बाद आपको आपका बेटा सौंप देंगे, और हो सकता है शायद तब तक खूनी भी कानून की गिरफ्त में हो। कानून के हाथ तुम्हारे खोखले रिवाजों से ज्यादा मजबूत होते हैं सरपंच। सूर्यभान, सरपंच के लिए पंचायत बैठाओ, उठा के ले जाओ इसे।
हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कुएं की जरूरत नहीं पड़ती सरपंच। ले जाइए। चलो। देखो दरोगा साहब, मन्ने कांजी का खून नहीं करा। आप ही बताओ, वो कांजी नंगा फकीर 20-20 रुपए हमारे से लेता था, हमारे से। आखिर वो 2 लाख रुपए कहां से लाता? अरे उसकी लुगाई झूठ बोल रही है। वो अपने छोटे भाई उपेंद्र को बचा रही है। उपेंद्र और कांजी का झगड़ा था, पता चल चुका था, इसीलिए उसने कांजी को पीटा भी था। अबे सारों तू पत्तों खेलो यहाँ पे, मुझे सारों को सारे गांव में ढूंढने से भाग दो, लठ मारी कहाँ भागो तुम? अबे देख क्या लग क्या लगा था तुझे? हमसे बच के भाग जाएगा? मैंने नहीं मारा साहब। अरे कांजी को मारकर क्या मैं अपनी बहन को विधवा बनाना चाहूंगा? ना। हाँ, मेरा खून जरूर खोला था जब मैंने अपनी बहन और सरपंच के बारे में सुना, लेकिन मुझे पता था कि मेरे चाल लेने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बहन एक दलदल में फंस चुकी थी सिर्फ कांजी की वजह से, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। गायब होने के ठीक 2 दिन पहले कांजी मेरे पास आया। मन्ने दारू छोड़ दी उपेंद्र, मेरा भरोसा कर, भूखों मर जाऊंगा लेकिन कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। मन्ने कसम खाई है, 2 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। मैं जाके सरपंच को लौटा दूंगा। अब पन्ना को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। भरोसा कर मुझ पे, विश्वास कर मुझ पे। फिर वो गायब हो गए और फिर एक दिन पेड़ से उसकी लाश लटकी हुई मिली। हमने लगा कि उसने जानबूझकर खुदकुशी की है ताकि मोताने से मिले पैसों से मेरी बहन की जिंदगी ठीक हो जाए। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। सूर्यवान, हो सकता है कांजी यहाँ किसी से 2 लाख रुपए लेने आया हो और उसे मार दिया गया हो सकता है सर, कांजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। स्कल पे क्रैक है। कांजी के सर पे किसी ने वार किया था। मर्डर वेपन भारी या नोकीली चीज, हथौड़ी या उसके जैसे कोई और चीज। सर एक काम करो, कांजी के आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं सभी के घर में छापे मारो। इन्हीं में से किसी के घर में से मर्डर वेपन हाथ लगेगा और मर्डर वेपन हाथ लगते ही हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बात और, कांजी की जिस दिन मौत हुई उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल डिटेल्स चेक करो, यहां तक कि अगर गांव में पीसी और लैंडलाइन जो भी है चेक करो, उस दिन की सारी कॉल डिटेल्स। यकीन मानो हम केस को सॉल्व करने के बहुत करीब हैं सूर्यमान। सियाराम, खैर मनाइयो कि इन हथौड़ी और कुल्हाड़ी पर कांजी के खून के निशान ना निकले, वरना वो तो मरने के बाद लटका था, तुझे जीते जी लटका दूंगा। चलो सूर्यवान,
सर रिपोर्ट आ चुकी है। लोहार के यहां से मिले कुल्हाड़ी के हैंडल में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं जो कांजी के डीएनए से मैच करते हैं सर। क्या? साहब ये कुल्हाड़ी तो मैंने सियाराम ने आके बेची थी। तुझे कैसे पता कि इतने सारे औजारों में यही कुल्हाड़ी तुझे सियाराम ने बेची थी? सब मैं तो बढ़ई और मिस्त्री का छोटे मोटे औजारी बनाऊं, कुल्हाड़ी तो कभी बनाई नहीं। कुल्हाड़ी भारी थी सो रख लिया, सोचे कि गला दूंगा। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं। हत्या के दिन कांजी और सियाराम के बीच बातचीत हुई थी और ठीक उसी रात सियाराम को मोबाइल लोकेशन उसी जगह पर एक्टिव था, कुएं के पास, और लोहार के पास से मिली कुल्हाड़ी भी सियाराम की ही है सर। इसका मतलब सियाराम ने ही कांजी को मारा है। इतने दिन से इधर उधर दौड़ा रहा है, हमें बेवकूफ समझता है क्या? या तू ज्यादा चालाक है? बोल दूं साहब, सब बोलूंगा। मैंने मारियो कांजी को साहब, मैंने मारियो कांजी को। आयो नरेंद्र की लाश लक्ष्यराज की जमीन पर मिली से। नरेंद्र लक्ष्यराज की जमीन पर काम करे था। अब लक्ष्यराज ने नरेंद्र को 8 लाख रुपए मोहताना के देने पड़ेंगे। लक्ष्यराज चल भाई मोहताना के पैसे दे। देख मैंने सब पता है सियाराम, तूने खुद ही मारा है नरेंद्र ने ताकि उसकी मौत का मोहताड़ा वसूल सके। जंगल के पास देखा मैंने तने लच्छाराम की जमीन के पास अपने भाई को ठिकाने लगाते हुए। देख कांजी, मैं तारा जीजा हूं यार, क्यों फंसाना चाहता तुम्हारे? जीजा है इसीलिए अभी तो कुछ नहीं बोला और चुप रहा। खींचिए रकम हमारे से बोल। मोहताना की रकम में से 2 लाख रुपए। और वैसे तू घणो समझदार है। समझदार तुम खड़ो हूं कांजी। कत्ल तो हो गया साहब हमारे हाथ से कांजी का, पर मैं समझ को ना साहब, मैं कर तो क्या कर तो। हमारा देश अपनी पौराणिक कथाओं, संस्कृति और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है और ये रीति रिवाज समाज और इंसान की भलाई के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज कुछ लोग लालच में आकर अपने फायदे के लिए इन्हीं प्रथाओं का गलत उपयोग करने लगे और यही वजह है कि मोहताना जैसी प्रथाएं आज एक व्यवसाय बन गई। यहाँ तक कि लोग अपनी आपसी रंजिश और दुश्मनी को निकालने के लिए भी मोहताना का इस्तेमाल करने लगे हैं। मोहताना की शुरुआत गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए हुई थी, लेकिन आज मोहताना जैसी प्रथाएं हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि फरवरी 2015 तक अगर इन कुप्रथाओं की समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई नया कानून लागू नहीं किया तो राजस्थान को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर इन प्रथाओं का चलन है। सियाराम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 203 के तहत जांच को भटकाने के लिए और धारा 120B के तहत षड्यंत्र रचने के लिए अरेस्ट किया गया है। सरपंच को आईपीसी की धारा 201 और 203 के साथ साथ धारा 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में भी अरेस्ट किया गया है। सियाराम को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जुर्म का सहारा लेकर कभी भी अपने लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।